हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप? अपने चेहरे पर फुल पत्ती वाली हमारे से स्माइल लेके आइए। कल हमने जो इसकी पिछली वीडियो थी उसके हमने जो चैप्टर नंबर 13 था ना, 3D ज्योमेट्री, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका जो बेसिक था ना वो कंप्लीट किया था। उसके अंदर टॉपिक था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल निकालना, दो लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो रिलेशन क्या होगी, दो लाइन यदि पैरेलल है तो रिलेशन क्या होगी। डायरेक्शन रेशियो दो प्रकार से था, एक तो कोई वेक्टर देगा उसकी डायरेक्शन के अंदर तो वो डायरेक्शन रेशियो निकालना है ना, और एक यदि एंगल दे तो निकालना। अब जो एंगल दे तो निकालना, तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 13.1 कर देंगे कंप्लीट। तो अपने चेहरे में फुलपत्ती वाली स्माइल को लेकर अपने कॉपी पेन उठाकर बुक उठाकर देखो स्टार्ट करते हैं। अपना टाइम बहुत कीमती है तो उसको बर्बाद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता रहा था मैं, डायरेक्शन रेशियो निकालने आगे ये दो पॉइंट है, एक एरा एक एरा, इनके बीच में डायरेक्शन रेशियो कोसाइन निकालने है ना, ये इस प्रकार से ही पॉइंट y2 और z2। पिछली क्लास के अंदर क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्शन dr लिख दिया मैंने, डायरेक्शन रेशियो, वो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे और इसमें से घटा देंगे। आज कर लोगे आप? इस प्रकार से थे, y2 में से y1 घटा देंगे, z2 में से z1 घटा देंगे। ये तो क्या था, बीच में कॉम्बाइन के, ये तो डायरेक्शन रेशियो था। तो डायरेक्शन रेशियो था। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना था, दो प्रकार से था। अब मैंने टेस्ट के अंदर दिया था, तो टेस्ट के अंदर बच्चों ने क्या किया, डायरेक्शन रेशियो यदि एंगल था ना, जैसे अल्फा बीटा गामा मान लिया एंगल था, कोई भी एंगल हो सकता है, तो वो L इजकल टू कोस अल्फा, M इजकल टू कोस गामा बीटा और N इजकल टू कोस गामा था। तो ये LMN है ना, तो डायरेक्शन रेशियो होते, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं दोस्तों। LMN ये फिक्स नाम दे दिया इनको कि ये LMN होता है डायरेक्शन कोसाइन। आप इसको XYZ नहीं मान सकते, बुक के अंदर दिया तो कई बच्चों टेक्स्ट के अंदर ना XYZ मान लिया अपनी मर्जी से। यदि आप ऐसा करते ना तो हमने मान लो हमने तो ठीक कर दिया, आंसर तो ठीक आ गया, ये है तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसलिए मैंने ना उसको नंबर भी पूरे दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि उसका आंसर ठीक था। तो डायरेक्शन रेशियो तो यही है ना। लेकिन जो एग्जामिनर है ना, जो हमारा टेस्ट चेक करेगा, हमने हर एक चीज़ को ध्यान में, हमारे मतलब वो कहते हैं ना, अब हमारे अंदर कमी नहीं छोड़नी चाहिए, हमारे अंदर कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हमने पता नहीं जो चेक करने वाला कैसा स्वभाव, किस स्वभाव का हो, किस प्रकार से हो। यदि इसको मान लो अब XYZ है, वैसे ठीक है, ये भी XYZ मान लिए, लेकिन बुक के अंदर दिया हुआ ना, ये फिक्स दे रखा है कि LMN है ये डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, LMN होते हैं ये। लेकिन वैसे आप XYZ मानते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पूरे नंबर दिए थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम में जो चेक करने वाला ना, तो इस स्वभाव का होगा कि उसको XYZ नहीं, उसको LMN नहीं पसंद हो, है, तो वो क्या करेगा, आपका नंबर काट देगा। तो हम कुछ कर भी नहीं सकते उसके लिए ना। तो इसलिए आपने डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन कोसाइन है वो LMN मानने हैं। ओके जी, तो ये पॉइंट था। अगला पॉइंट क्या है, एंगल। अब एंगल है दो लाइन के बीच में हो सकता है, दो वेक्टर के बीच में हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे दो प्लेन आएगा, दो प्लेन के बीच में, एक लाइन एक प्लेन के बीच में, सभी एंगल तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वेक्टर के बीच में या लाइन के बीच में तो सेम ही है एंगल। दो प्लेन के बीच में और एक प्लेन एक लाइन के बीच में, तो ये क्वेश्चन बनते हैं एंगल से। इन्हीं में से कोई सा क्वेश्चन उठा दे, लास्ट के अंदर हम इसका क्या कर देंगे, निचोड़ निकालेंगे ना, जब रिवीजन करेंगे तब ना इसको धड़ाधड़ कर देंगे। आप सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। पेपर तक ना आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे हम। तो एंगल का पता चल गया। दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो रिलेशन क्या होगी। अब दो लाइन है परपेंडिकुलर, क्या होगी, दो लाइन है आपस में। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बारी इस टॉपिक के लिए, कि दो लाइन है ना आपस में परपेंडिकुलर है। मान लीजिए एक लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है, एक लाइन ए से AB है, AD ला लो, एक लाइन BC ला लो, ये है। अब इसके जो डायरेक्शन रेशियो ना, यहाँ पर नोट करते हैं हम। इसके डायरेक्शन रेशियो मान लो मैंने दो A1 B1 C1 लिख दिए आगे वर्षन में। अब इसके डायरेक्शन रेशियो ना ये मैंने लिख दिए क्या, इसके A2 B2 और C2। आगे वर्षन में क्या, ध्यान से समझना, ये दो पॉइंट है ना, इस पर क्वेश्चन तो नहीं बनता, मतलब क्वेश्चन के अंदर ये यूज होंगे। तो दोस्तों देखो, कभी भी प्लेन के अंदर ना बच्चों को समझ में क्यों नहीं आता
प्लेन चैप्टर, क्योंकि प्लेन चैप्टर के अंदर ना आपकी समझ काम करती है, आपके हर एक विधि पॉइंट आपके क्लियर ना। तो ऐसा नहीं है कि प्लेन के अंदर कि हाँ फार्मूला ये है और इसके अंदर पुट कर दिया, आंसर आ गया हमारा, चलो बाय बाय ठीक हो गया। इसके अंदर कोई फार्मूला वगैरह का वो नहीं होता। और उसके अंदर पहले आपने क्या करना चाहिए, इसका बेसिक पॉइंट आते हैं ना वे, ये पॉइंट दो लाइन है परपेंडिकुलर है तो क्या बनेगा, दो लाइन यदि पैरेलल है तो क्या बनेगा। यदि इस प्रकार से यदि आपने पता ना तो उस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, अन्यथा आप इस क्लास को छोड़ के जा सकते हो, कोई फायदा वाली है बात नहीं होगा आपसे क्वेश्चन। तो सबसे पहला दो ही बात बताई मैंने, क्वेश्चन को पहले पढ़ने का तरीका सीख लो कि पूछना क्या चाह रहा है और दिया क्या है। यदि क्वेश्चन अच्छी प्रकार समझ में आ गया, उसके बाद ही आपके पॉइंट क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चन कर दोगे, आपका एक दिमाग, बस ये तीन ही चीज़ जरूरत है। अब देखो दो यदि लाइन परपेंडिकुलर है ना तो रिलेशन क्या होगी दोस्तों, तो हमेशा रिलेशन क्या होती है, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसकी रिलेशन होगी A1 इनकी गुणा कर देंगे आपस में, A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यह एक रिलेशन याद रखनी है, यदि दो लाइन क्या हो परपेंडिकुलर हो तो, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो रिलेशन क्या होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन होती है। आपको ये कहाँ से आई, तो आपने पढ़ा था एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो इसका आई कैप A1 A2 J कैप A3 K कैप के अंदर आएगा, इसका B1 आई कैप B2 J कैप प्लस C3 2 होगा, A1 B1 C1 कहाँ पर आएगा B3 K कैप, ये था जैसे जो वेक्टर। अब दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर थे तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या थी, 0, ये तो पता होगा। अब यही बताऊँ कोस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B इक्वल डिवाइड में A का मैग्नीट्यूड, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये था। अब कोस 90 डिग्री होगा तो 0 होगा, तो इस साइड 0 होगा, तो ये कंडीशन बन जाती थी। तब इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तो इसके साथ करेंगे A1 B1 A2 B2 A3 B3, इस प्रकार से थी ना। और इसने क्या किया है, इस अब ये आप हो सर, ये तो A1 A2 B1 B2 C1 C3 बात तय की है, इनकी गुणा इनकी आपस में गुणा इनकी आपस में गुणा, लेकिन इसमें क्या माना है, इसको A1 B1 C1 मान लिया, तो इसको मान लो आप A1 B1 C1। बात है कि पॉइंट को समझा करो कि नहीं कि रटा करो, ये होगा कुछ भी दे दे यहाँ पर, अब दे दिया यहाँ पर B B2 और यहाँ पर दे दिया C2 C3। अब देख लो इस किसकी गुणा है, इस किसकी गुणा A1 A2 B1 B2 C1 C2। आप वो इस चीज़ की क्यों करें, क्योंकि आई के साथ होती है ना, आई के जे के साथ करेंगे तो 0 होगी, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो आशा है आपको समझ में आएगा ये पॉइंट। तो ये चीज़ आगे पॉइंट के लिए होगा, ये भी मिटो देता हूँ। अब बात आती है इसकी, ये पॉइंट आप समझ लो, निकालना तो आपको आता है, लेकिन निकालना तो आता है दोस्तों आपको कि दो लाइन है यदि पैरेलल आपस में, एक AB लाइन होगी एक CD लाइन होगी, दोनों लाइन है ना क्या हुआ AB लाइन CD लाइन पैरेलल आपस में, पैरेलल है। यदि पैरेलल है तो दो लाइन यदि पैरेलल है तो रिलेशन तो आप डायरेक्शन मतलब ये तो पता आपको, कंडीशन तो पता है क्या होती है, लेकिन कंडीशन नहीं देखना हमने, पॉइंट क्या होगा। यदि पॉइंट यदि क्लियर करना ना, वो पॉइंट क्या आपका पॉइंट ये यूज होगा आपका कि मान लो इसके डायरेक्शन रेशियो ना 2 3 और 4 है, ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 है, तो आप ये बताओ आपको इस लाइन की इक्वेशन आगे पूछेगा, तो ऐसे तो इस लाइन की इक्वेशन पूछेगा, उसके अंदर ना इसके डायरेक्शन रेशियो जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो इसके डायरेक्शन रेशियो नहीं देगा, इससे ऐसा कहेगा कि इस कोई लाइन है उसके पैरेलल कोई अदर लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 दिए हुए हैं, तो इसकी उसकी इक्वेशन निकालो, कुछ भी निकालो। या अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि ऐसा मैंने पूछ लिया क्या, दो लाइन पैरेलल आपस के अंदर AB लाइन है वो CD के पैरेलल है और CD के डायरेक्शन रेशियो दे दिए 2 3 4, तो AB के डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बताओ। ये पॉइंट यदि आप क्लियर है तो आप क्वेश्चन करोगे। तो याद रखना दोस्तों, दो लाइन यदि आपस में पैरेलल है ना तो उनके डायरेक्शन रेशियो बराबर होते हैं, वैसा ही क्या डायरेक्शन रेशियो। अब इसके डायरेक्शन रेशियो है ना तो वही भी इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। आई बात में समझ में नहीं आई, जितनी भी लाइन पैरेलल है ना, देखो ये लाइन बस पॉइंट क्लियर क्या करो, इसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 और 4 है, ये मान लो इसी की है, तो इन सभी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो आप।
आपको पता है यदि यह लाइन है, यह लाइन इसके पैरेलल है ना, तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो है ना वही इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। तो इसके भी 2 3 4 होंगे। अब ये लाइन इसके पैरेलल है ही से, तो इसके भी यही होंगे। अगले के भी 2 3 4 होंगे, 2 3 4 होंगे, 2 3 4 होंगे। आई बात समझ में? कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ या नहीं हुआ? परपेंडिकुलर वाला हो गया कंसेप्ट क्लियर, और ये पॉइंट क्लियर हुआ। यदि दो लाइन आपस में यदि पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, लिख भी सकते हो आप। यदि 2 लाइन परपेंडिकुलर है, ये मिलेगा नहीं आपको बुक के अंदर, ये नहीं मिलेगा। ये सीधा कंसेप्ट आपके लगता है कि 2 लाइन यदि पैरेलल है ना तो उनके डायरेक्शन रेशियो इक्वल होते हैं। ठीक है जी। तो आइए तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है, कर लोगे आप दूसरा क्वेश्चन? डायरेक्शन रेशियो निकालना दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डीसी से लिख दिया मैंने। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एग्जांपल, उसके अंदर पॉइंट दे रखे हैं। तो उनसे पहला मैंने कहा था डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकाल लोगे आप। क्या आएंगे? जैसे 6 2 3 आए हुए हैं, करवा दिया था मैंने, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आगे अब इनका मैग्नीट्यूड कर दो, 36 4 और 9, 9 और 4 40 49 7, वो 7 आया ना, वो इनके नीचे लिख दो। यही क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। 1 नंबर में आएगा 4 ऑप्शन के अंदर। मैंने कल भी बताया था, एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन है 6 नंबर का आएगा। 1 नंबर का आएगा वो इस प्रकार से आएगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, डायरेक्शन रेशियो दे देगा या 2 पॉइंट दे देगा। तो इस प्रकार से ये जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन ना, ये 1 नंबर में आने लायक है। पहला तो नहीं आएगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। और 6 नंबर का मैंने बताया था, एक तो आता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसके साथ एक कोई इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन इस प्रकार से, वो मैं बता दूंगा, है ना। इस प्रकार से आता है। तो मैं इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया कि इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तीसरा मैंने करवा दिया था, एंगल दे रखा, डायरेक्शन कोसाइन बता दिया था। एंगल निकालना तो L इक्वल टू कोस अल्फा कोस गामा कोस गामा। ये नहीं आता, नहीं पता तो पिछली वीडियो देखना अभी, उसके अंदर आपको समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 करवाता हूँ मैं आपको। अब 4 क्या कहता है देखो, ध्यान से समझना। You find the angle at which the line is inclined to the coordinate axis। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है बताओ दोस्तों? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y और z, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड ए एंगल निकालना है एट विच द लाइन्स है नहीं, वो इज इनक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो लाइन इन कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, इन पर इनक्लाइंड है, इनके साथ एंगल बनाती है। एंड इफ द डायरेक्शन रेशियो दे रखे उसके, तो बताओ। मान लेते हैं कोई भी लाइन मान लो आप अपनी मर्जी से, ठीक है। तो जैसे मान ले ये वो लाइन मान ली, ये थोड़ा नीचे कर देते हैं इस प्रकार से। मान ली ये एंगल, ये लाइन मान ली, ये x है, ये लाइन मान ली ये वाली, ये किससे, इसके साथ ना एंगल है ना। फाइंड द एंगल एट द लाइन्स, लाइन पर जो इंक्लाइंड होती है, मतलब मिलती है, एंगल बनाती है किसके साथ, एक्स वाई जेड के साथ। अब ये किसके साथ बनाएगी, एक्स के साथ एंगल कौन से बनाएगी, अल्फा। और इसके साथ क्या कौन सा बनाएगी, गामा। और इसके साथ कौन सा बनाएगी, अल्फा बीटा गामा। इस प्रकार से बनाएगी लाइन। इस प्रकार से नॉर्मल सी बात बताई मैंने, बता दी। अब बताओ इस लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे इस लाइन के, क्या 4 और 8 और 1 इधर रखे हैं। तब पूछा इसने क्या होगा, ये एंगल निकालना है। अभी बताओ अल्फा बीटा गामा निकालते, रिलेशन बताओ अल्फा बीटा गामा की जल्दी सी, क्या होती है अल्फा बीटा गामा की रिलेशन। यही क्या आती है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन L इक्वल टू कोस अल्फा, M इक्वल टू कोस गामा बीटा, और N इक्वल टू कोस गामा। यही रिलेशन थी। यदि कोई एंगल बनाती है अल्फा बीटा गामा है ना, ये दे रखे हैं इसके अंदर, है ना। तो ये रिलेशन थी या नहीं थी, बताओ। थी ना। बस ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए कि L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये पुट कर देंगे क्या, अब इसके अंदर जो एंगल बनाए है ना अल्फा बीटा गामा, इनका मान निकालना है इसके अंदर। तो इसको बिठा दूँ, ये आपने पेपर के अंदर बनाना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत स्केच मैंने बनाया है। तो अल्फा बीटा गामा है ना, उनका मान निकालना है, वो एंगल निकालना है जो इस लाइन के, जो इन एक
क्या है, इसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना एक्स वाई जेड, इन्हीं के साथ वो एंगल बनाती है, वो अल्फा बीटा गामा बनाएगी, इनका मान निकालना है। रिलेशन होती है ये। डायरेक्शन रेशियो दे रखे उसके कितने 4 और 8 रेख, डायरेक्शन रेशियो दे रखे थे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ये दे रखे थे, तो कैसे लिखोगे डायरेक्शन रेशियो है ना ये। अब आप बताओ ये डायरेक्शन रेशियो है उस लाइन के, हाँ, लेकिन ये क्या है एल एम एन की, ये क्या था डायरेक्शन कोसाइन है, एल एम एन है ना, ये क्या है, ये तो मैंने डी सी लिख दिया, डायरेक्शन कोसाइन है। और ये क्या है डी आर लिख दिया, डायरेक्शन रेशियो है। अब डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन क्या करते, कैसे निकालते हैं बताओ, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, 4 और 8 और 1 है, क्या लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे कैसे, 4 चौक 16, 8 8 64 और 1 1 में, ठीक है। 6 4 10 और 1, 6 4 10 और 1 11, 1 6 और 1 7 और 1 8, कैसे हो गया रूट, तो कितना आ गया 9, तो ये आ गया। तो इसका निकाल के मैग्नीट्यूड इसका, तो इसके नीचे लिख देते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, ये क्या हो गए, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। आगे बात समझ में, क्या होता है डायरेक्शन रेशियो है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, जैसे ये निकाल लिया, ये निकाल के अब इसी के नीचे लिख दो, वे क्या हो जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं, बता था ना, बता दिया। अब ये हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अब इसका मान कितना दे रखा है, यो एल का मान है, यो एम का मान है, यो एन का मान है, आई बात समझ में। अब ये मान ना उठा के यहाँ पर पुट कर दो, इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा 4/9, इसकी जगह क्या करूँगा 8/9, इसकी जगह 1/9, ये पुट कर दिया, ये मिटा देता हूँ। अब ये दोस्तों आपने पुट कर दिया इनकी जगह, कर दिया पुट ये। अब देखो दोस्तों, अब कोस अल्फा इसके बराबर आ गया, यहाँ से कोस अल्फा, अल्फा का मान कितना आएगा, ये सेट चला जाएगा, कोस इनवर्स 4/9 आ जाएगा, बीटा मान कितना आएगा, कोस इनवर्स 8/9 आ जाएगा, और अल्फा गामा का मान कितना आएगा, कोस इनवर्स 1/9। और ये क्या होगा, ये मैंने क्या निकालने थे, अल्फा बीटा गामा मान निकालने थे, ये एंगल आगे। आई बस में आसान था टॉपिक, कोई मुश्किल वाली बात तो थी ही नहीं, बस आपके हर एक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए दोस्तों आपके। 5वां क्वेश्चन देखो, अब 5वां क्वेश्चन है ना कॉलिनियरी कंडीशन है, आपकी मर्जी है, इसके अंदर ऐसा तो नहीं दिया कि वेक्टर विधि निकालो, या छठा चैप्टर है, मतलब ये 13वां चैप्टर उसका है, या 12वां क्वेश्चन का। तो कॉलिनियरी कंडीशन आपको पता ही था, यदि 3 लाइन, दो लाइन है ए बी, 3 पॉइंट है ए बी सी, तीनों पॉइंट है ना, या कॉलिनियर है, मतलब एक ही रेखा के अंदर है, तो रिलेशन क्या थी मैंने कहा ए से बी और ए से सी और निकाल लेंगे आगे ये चीज़। अब ये दोनों यदि इक्वल आ जाए और यहाँ पर कुछ लिमिट आ जाए, ऐसे रिलेशन आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, ए बी और ए सी ना दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, क्या यही बोलते थे क्या, ये आपस में क्या पैरेलल है, बट कॉमन पॉइंट क्या है इन दोनों में सी ए, लेकिन एक कॉमन पॉइंट हो गया, इसलिए क्या होगी, कॉलिनियर है। ये कॉलिनियर की कंडीशन ये थी ना किसके अंदर, वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर, तो बस वही करना हमने, वही चीज़ है। उसके क्या थी, उसके अंदर वेक्टर थे, इसके अंदर क्या दे दिया, वो डायरेक्शन कोसाइन। ये बताओ 4 और 8 है, ये क्या डायरेक्शन रेशियो है, इसको मैं ए वेक्टर लिख दूँ, ए वेक्टर में तो 4i कैप प्लस 8k कैप प्लस में 1 ठीक है, इस प्रकार से लिख दूंगा। बोलो इसके अंदर कोई डिफरेंस है क्या, 4 8 रेख ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो हो गए। बताओ अब मैं पूछ लूँ कि कॉलिनियर वाली कंडीशन बताओ, अब एक और लाइन दे देगा, वो बी लाइन दे देगा, उसको बी वेक्टर मान लेंगे। अब कॉलिनियर की बताओ क्या होगी, अब एक और पॉइंट दे देगा, ऐसे मान लो 8 कैप प्लस में यहाँ पर दे देगा 16j कैप 2k कैप, ये दे दिया ये दोनों। अब ये तो कॉलिनियर है या लाइन नहीं है, बस ये देख लो, इसमें से कॉमन है कुछ, आपको दो कॉमन है, 2i प्लस में 8j प्लस में 1k, क्या ये वाली लाइन ये वाली सेम है, दो कॉमन 4 आएगा 8 1 4 8 1 4 8 1 कॉमन आ गया, ये 2 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक लेमडा और ये 2 लिख दिया इक्वल टू बी वेक्टर। अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, कॉलिनियर कंडीशन होगी, लाइन पैरेलल कंडीशन होगी, लेकिन हाँ थोड़ा बस इसके अंदर वो दे दिया कि कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा,
तो कॉमन पॉइंट यदि ए बी ये मान लो, ए बी वैक्टर, ये ए सी मान लो वैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो क्या, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर। अब ये दोनों क्या पैरेलल है, बट सी पॉइंट कॉमन होने के कारण ये क्या होगी, कोलिनियर भी होगी ना। तो कोलिनियर है, तो कोलिनियर का मतलब पैरेलल तो है ही, ये पैरेलल तो ये लाइन, लेकिन उसने कह दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, ज्वाइंट है। तो ये पैरेलल तो है ही, साथ में क्या कोलिनियर है ये क्योंकि ये पॉइंट कॉमन आएगा। कॉमन पॉइंट का मतलब ये इससे क्या होगी, कनेक्ट होगी आपस में, ये एक के ऊपर एक नहीं, कनेक्ट होगी इस प्रकार से, और एक ही रेखा में होगी इस प्रकार से, तब ये कोलिनियर होगी। तो इस तरीके से आप कर लोगे, क्या कर लोगे। 3 पॉइंट है, उसको ए मान लो, एक को बी मान लो, एक को सी मान लेंगे। यहाँ से ए बी वैक्टर निकालना आता है, बी सी निकालनी आती है ना। इसके अंदर बस ये दे रखा है ए बी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, ए सी के डायरेक्शन रेशियो। इस तरीके से ना करना, उस तरीके से कर लेना आप, वेक्टर वाले तरीके से आपने आता होगा उस तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, पेपर के अंदर ऐसा नहीं आएगा। अब देखो छठा क्वेश्चन है, छठा मैंने करवा ही दिया था, एंगल निकालना है। एंगल का फार्मूला लिखा हुआ आपके पास, A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला, डिवाइड में उनका मैग्नीट्यूड कर रखा है। इसके अंदर A1 A2 A1 का मान दे रखा है, A1 B1 C1 का मान दे रखा है पहले वाला 3 4 5, और A2 B2 C2 का मान दे रखा है 4 -3 और 5। फार्मूले में पुट करना है, सोल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं प्रोपोर्शनल टू इन दोनों के। तो मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइन और इसके अंदर रिलेशन क्या होती है, L/A M/B N/C। ये तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं। मैंने बताया था दोनों आपस में रेशियो के होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, आए बात में। तो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात ये दे रखी है इसके अंदर कि डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन है और प्रोपोर्शनल है इन दोनों के। तो एंगल निकालो, इसका एंगल का फॉर्मूला ये लगा रखा है, ये भी था ना, ये किसके बराबर था, कोस अल्फा के, कोस थीटा के बराबर। अब ये कोस थीटा है, अब ये लेकिन इसके अंदर ये ना, ये तो प्रोपोर्शनल वाले दे रखे ना, डायरेक्शन कोसाइन है प्रोपोर्शनल है, इसके 3 - 2 और 1 पर, इस पर। तो इसके लिए क्या होगा, L1 M1 और N1 निकाल लेंगे। इसके लिए कैसे निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 3 9 प्लस में 2 2 4 प्लस में 1 9 और 1 10 4 14, ये √14 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे √14, यहाँ पर लिख दें √14। ये क्या LMN के मान आ गए। इसी प्रकार अगले से L1 किसका मान निकालोगे, L2 M2 और N2 का मान निकाल लोगे इसी से, इस प्रकार से उसका मैग्नीट्यूड से उसको नीचे लिख देंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर वो इनका, और वो मान इसके अंदर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। या आप मैंने बताया था आप डायरेक्ट तरीके से कर सकते हो, वैसे इसके अंदर प्रोपोर्शनल दिया ना तो ऐसे ही करना है, नहीं तो। और मैंने पिछली जो बेसिक वाली थी ना उसके अंदर करवा दिया था दोनों तरीके से। मैंने कहा था कि पहले को A1 A2 B2 मान लो क्योंकि डायरेक्शन रेशियो ही है, दूसरे को A2 B2 C2 को मान लेंगे। जो पहले वाला है ना क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 अच्छा छठे का, उसके अंदर पुट कर दें तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन रेशियो तो है ही, नाटक रखा है बस। तो आए बात समझे, तो करवा दिया था मैंने क्वेश्चन भी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो दोस्तों, क्या कहता है, कैलकुलेट द एंगल कैलकुलेट द कोसाइन ऑफ एंगल ए, मतलब कोस ए निकालना है, कोस ऑफ ए। अभी कोस ए निकालना पड़ गया ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल दे दी तो ट्रायंगल का चित्र बनाना है पूरी। ये ट्रायंगल है, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी पॉइंट। आई बात समझ में। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखें क्या क्या, ए के 1 - 2 और 3, 1 - 2 और ये दे दिया ए का ये वर्टिसेस दे दी। ये वर्टिसेस ये होती है दोस्तों, ये वर्टिसेस है, ठीक है। आपने गलती की हुई थी क्या, ये वर्टिसेस है, क्या गलती थी, एरिया आपने लिखा था टेस्ट के अंदर, बता रहा हूँ एरिया ऑफ, मैं भूल गया था वो आपको गलती बताना। अब देख लो, एरिया पैरेललोग्राम वूज एडजेसेंट साइड दी थी ना, तो एडजेसेंट साइड लिखनी थी, एडजेसेंट साइड आर, एडजेसेंट साइड आर ए और बी है, इस प्रकार से लिखना था आपने। उसके बाद लिखना था ए क्रॉस बी, या यहाँ पर ए बी ए सी होता तो ए बी ए सी लिख कर फिर लिखना था यहाँ पर इस प्रकार से। तो एक तो ये था गलती, यहाँ पर ये लिखना था, ये गलत आपने लिखा नहीं, तो लिखना था एडजेसेंट साइड और ये। और ट्रायंगल का एरिया में आपने क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल वूज वर्टिसेस, वर्टिसेस नहीं लिखना था यहाँ पर,
इस वर्टिसेस नहीं लिखना था, यहाँ पर एडजेसेंट साइड आता। मैंने कहा था ना एडजेसेंट साइड, ये साइड देके वर्टिसेस तो ये होते हैं दोस्तों, साइड में वर्टिसेस में फर्क होता है। तो आपकी गलती दी हुई, लेकिन मैंने फिर भी पूरा नंबर दे दिए, तो ये गलती मत किया करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, उसकी वर्टिसेस आएगा, वूज वर्टिसेस आर, उसकी वर्टिसेस है ये, और इसके अंदर एक एडजेसेंट साइड मिलेगी और एक क्या मिलेगा, डायगोनल मिलेगा यहाँ पर, तब निकालना। और यहाँ पर ओनली क्या मिलेगा, वर्टिसेस नहीं, वर्टिसेस कहना गलत होगा एंगल ट्रायंगल का। यहाँ पर क्या होगा, एडजेसेंट साइड आना था, है ना, एडजेसेंट साइड लिखना था आपने, और उसका नाम लिख देना ए बी और ए सी, इस प्रकार से। अब यही बात इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कल कोसाइन ऑफ ए निकालना, कोसाइन ऑफ ए मतलब ये कोसाइन ऑफ ए क्या है, यदि ए मान लिया ना तो ये मतलब ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना, ठीक है जी। ए का वर्ड दे दिया, बी दे दिया कितना 6 11 2, इसका मान ये सी पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट सी है, ये देखो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये सी पॉइंट है, इसका मान क्या लिख दूँ 1 और 2 और 6 लिख दूँ। आई बात समझ में। अब एंगल ए बी कैसे निकालोगे आपने ना, अब ऐसे चेंज नहीं कर सकते आप कहीं ऐसे, तो आप ऐसे लिखोगे क्या, ए बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी, इसके डायरेक्शन रेशियो ना ए बी के डायरेक्शन रेशियो, ए सी के डायरेक्शन रेशियो, और क्या होगा इनका मैग्नीट्यूड। ये वाला फार्मूला लगाओगे। आई बस में या नहीं आई, आगे बात समझे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब इसको ए बी लिख दिया, ए सी लेना पड़ेगा, कंपलसरी है यदि एंगल ए दिया तो। मैंने ऐसा नहीं कि आप ए बी लिख दिया और बी सी लिख दिया, ये मैंने बता चुका हूँ मैं। तो और इसके अंदर तो ये भी नहीं लिख सकते कि यहाँ पर बी लिख दिया, ए बी लिख दिया और बी सी लिख दिया, ये नहीं लिख सकते अपनी मर्जी से। एंगल ए दिया ना तो इस वर्टिसेस है ना, इससे क्या होगा, एक तो ये लाइन है एक ये लाइन है, तो ए बी और ए सी लिखोगे, ठीक है, तो ये होगा। तब क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी नहीं, ये आप यहाँ क्या पर लिखोगे, आप डायरेक्ट लिख देना यहाँ पर क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी ऐसे लिखोगे, क्योंकि ये तो प्लेन है, वेक्टर कोई चक्कर नहीं। तो ये है डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 6 माइनस का 1 11 माइनस का 1 तो प्लस का हो जाएगा, 2 में से 2 गया, ये होगा कितना आएगा 5 12 0। तो पहले 5 12 0 आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर निकाल दूँ एक और, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन बी सी, बी सी का लिखोगे ना, नहीं ए है तो ए बी निकाल दिया तो ए सी निकालो, ए से सी, ए सी लाइन है ना उसकी, उसका डायरेक्शन तो क्या आएगा, इसमें से घटा देंगे, डायरेक्ट लिख दूँ 0, 2 में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 6 में से घटाएंगे कितना होगा, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, तो हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, A1 A2 इसकी गुणा, फार्मूले के अंदर इसकी गुणा और इसकी गुणा, यह आ जाएगा। नीचे होगा इसका मैग्नीट्यूड किसका, किसी का लिख लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 25 144 0, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 0 9 और 16। पुट कर दोगे सॉल्यूशन कर दोगे आप और 16 आ जाएगा। आई बस में कितना आएगा 0 12 36 0, 36 तो ऊपर आ गया, नीचे क्या आएगा 25 और 44 कर देंगे कितना होगा 5 4 13 आ जाएगा, रूट कर देंगे 169 हो गया, ऊपर रूट है तो क्या होगा 13 आ जाएगा। 16 और 9 कितना था 25 5 ऊपर अपना 13 5 कितना आ जाएगा 65, और इक्वल टू क्या है कोस ए, इसके बराबर दे रखा, ये कोस है ना वो चल के यहाँ पर आ जाएगा इस साइड, तो कोस इनवर्स हो जाएगा, तो इस साइड क्या होगा एंगल ए आ जाएगा, यहाँ पर एंगल ए इस प्रकार से लिख देंगे। तो आई भाषण में ये था, क्या था, ओनली ए बी लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, इसकी लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, कोस ए इज इक्वल टू ए बी वेक्टर या ए सी, ऐसा थोड़ा चलेगा तो आप लिख देना क्या, ऐसे लिख देना, डायरेक्ट पुट कर देना यहाँ पर फार्मूला। तो क्या लिखो ए बी वेक्टर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लिखना, डायरेक्ट ये लिख देना, थोड़ा अच्छा लगता है ना इस प्रकार से। तो ए बी वेक्टर हो गया, थोड़ा अच्छा थोड़ा ठीक सा ना लगा मुझे, तो ऐसे डायरेक्ट लिख देना, ये फार्मूला लगा देना, आपको पता ही है क्योंकि आपने वो वाला फार्मूला लगाना था, वो मैंने ए बी वेक्टर लिख दिया, A1 A2 B1 B2 C1 C2
लिखना चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, A1 का स्केयर B1 का A2 का स्केयर ऊपर रूट A2 का स्केयर B2 का स्केयर C2 का स्केयर, ये वाला फार्मूला लगाना था ना। ये वाला लिखकर फिर इनका वो कर देना, डायरेक्शन रेशियो इसके आगे इसके अंदर पुट करेंगे आ जाएगा। ठीक है, हाँ बस ये लिख देना A1 B1 C1 ये है और A2 B2 C2 ये है, ऐसे कर लेना, आसान है। ये आते हैं एक नंबर में आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द, देखो सबसे पहला नंबर बता देना क्या करना है। क्वेश्चन करने से पहले उसको क्वेश्चन पढ़ो कि क्या दिया है क्या पूछा है, ये पता तो आप सब कुछ कर सकते हो। और फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, अब एक लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने दोस्तों, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स वूज डायरेक्शन। बोले एक लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके ही परपेंडिकुलर है, ये दे रखा है। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू इसके, इस लाइन है ना ये लाइन, तो दोनों में सेम है, LMN मान ली इसके डायरेक्शन कोसाइन की बात करता है तो आप करोगे लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, रिक्वायर्ड जो लाइन है तो मैंने निकालनी है, जो रिक्वायर्ड लाइन है दी मतलब पूछा है उस लाइन के, उसके डायरेक्शन को साइन दे दिए क्या, लेट डायरेक्शन को साइन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज R L M और N, मान लिए ये हो गए। ये तो इसके अंदर भी सेम हो गया LMN। ये डायग्राम ओनली समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके अंदर डायरेक्शन डायग्राम नहीं बनाना, तो डायग्राम यदि बनाना होगा ना मैं बता दूंगा, इसके अंदर ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन रेशियो दे दिए, डायरेक्शन कोसाइन दे दिए प्रोपोर्शनल इसके 1 - 2 और 2 पर माइनस के दोनों, और इसके दे दिए कितना 0 2 और 1। ठीक है, ये अब ये तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो यदि डायरेक्शन कोसाइन है दोनों के प्रोपोर्शनल आपस में परपेंडिकुलर है तो इनकी रिलेशन क्या होती है। रिलेशन मैंने सिंपल सी बताई थी, ये दो लाइन यदि परपेंडिकुलर है ना आपस में तो उनके बीच में रिलेशन A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होगा। या यदि ये दोनों क्या है डायरेक्शन कोसाइन ऐसे L1 M1 और N1 है, ये क्या है L2 M2 और N2 है, ये क्या दे दी आपकी बात। इसके अंदर तो डायरेक्शन कोसाइन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन दे दे तो आपस में दे तो प्रोपोर्शन, अरे ये बताओ ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन है। तो जहाँ पर ये है इसी प्रकार से इनके रिलेशन बना दो, कैसे R1 N2 M1 M2 M ये N1 N2 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। सेम इन्हीं की जगह यहाँ पर ये लिख देंगे, बात खत्म। आई बात समझ में, तब देखो ठीक है, तो 1 - 2 और -2 है ना, ये क्या है सीधा लिख दो आप, कुछ भी नहीं लिखने की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ी, तो डायरेक्ट लिखना है क्या, साइड में तो लिख देना क्या, ये लिखना L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ये कंडीशन होगी इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर, ये लिख दिया। अब दो लाइन यदि परपेंडिकुलर निशान लगा, दो लाइन परपेंडिकुलर तो ये रिलेशन होगी। अब इसके अंदर पुट करो L1 M1 M2 का मान तो ये है LMN, इसके अंदर पहले फर्स्ट इक्वेशन निकालो। अब इन दोनों से लिखना LMN ये रहा और ये रहा, तो क्या आएगा 1L - 2 M - 2 N इक्वल टू 0। आई बात समझ नहीं आई, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। आई बात समझ, L1
M1 N2 तो ये मान लिया, वो ये रहा इसके अंदर ये होगा, और ठीक है ये कोमा है कहीं, आप 1 1 2 लो कोमे है, ठीक है कोमा ये LM1 तो ये होगा, L1 क्या होगा L होगा, M1 क्या होगा M होगा, N1 क्या होगा ये होगा, और L2 M2 N2 है ना वे ये होगा, उल्टा मान लो। चलो इसके अंदर पहले ये लिख दिया ना L1 M2, समझ गए होगा, कुछ दिक्कत नहीं, गुणा इन दोनों की, इन दोनों की आपस में इन दोनों गुणा करनी थी, गुणा कर दी। आगे बस में ये 1 1 माना है और ये 2 2 मान लिया, ये क्या मान लिया L2 M2 N2, इनका मान M1 LMN क्यों लिखा है दोनों, क्योंकि दोनों कॉमन है, ये LMN था तो इसलिए मैंने ये मान लिख दिया। तो इक्वेशन हो गई दोनों। अब इसी कंडीशन से इसके अंदर पुट करेंगे तो इन दोनों गुणा आपस में 0 L1 प्लस में 2 M1 प्लस में 1 N1 इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन होती है। तो ठीक है, तो क्या होगा सॉल्व 1 and 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा था ना तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा था तरीका, कैसे बता था तरीका हो। यदि LMN यहाँ पर 3 वैल्यू है ना, 1 2 3 आ गई और इक्वल टू में 0 0 आ गया तब लगता ही है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर 2 होगा तब लग जाएगा, तब ये लगेगा यहाँ पर 0 0 होना चाहिए और यहाँ पर 3 वैल्यू होनी चाहिए। देखो L है, M है, N है, 3 वैल्यू होगी 1 2 3 और इक्वल टू में 0 है, तब ये लगता है क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला। तो L के नीचे क्या होगा, M के नीचे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा N का मान। इनका मान निकालना तो ऐसे निकलता है, देखो दोस्तों। तो L का मान निकालना तो मैंने बताया था कैसे, जिसका मान निकाला उसको छोड़ देंगे, छोड़ दिया इसकी मल्टीप्लाई के साथ और इसकी मल्टीप्लाई के साथ। M का कोएफिशिएंट है ना और N का कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई आपस में, तो माइनस का 2, फिर अपने आप तरफ से लगाना माइनस का साइन। अब देखो 2 एकम 2 दूनी 4, 4 आएगा माइनस का, एक ये रहा माइनस का, तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे, अब इस M की बात है तो इसको लोग खोलेंगे। अब स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ की थी, अब यहाँ पर छोड़ देंगे। अब ये मिटाएंगे ना तो ऐसा नहीं कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कि ये तो लुका दिया हमने, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं, जहाँ पर छोड़ा था इसके साथ, बस यही खास बात है इसके अंदर, ये छोड़ दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी दोस्तों, इसके साथ कितनी होगी, माइनस का 2 इंटू 0, तो 0 लिख दूँ माइनस के साथ खुद से, फिर इसकी मल्टीप्लाई के साथ 1 एकम 1, ये अब ये होगा। अब उसके बाद अब N का मान निकालना, N वाला देखो 2, अब यहाँ से यहाँ पर पहुँचे थे, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ 2 एकम 2, यहाँ पर और सिंपल है बस 2 0 0, बस यहाँ पर दिक्कत थी, ये लिखोएंगे ना तो यहाँ से इसकी पहले मल्टीप्लाई होगी माइनस के साथ, फिर इसकी होगी, और तो उससे भी सेम ही है, आसान है। अब ये आ गया, कितना आ गया L का मान कितना आ गया 2, M बटे में माइनस का 1 और N बटे में 2, क्या आ गया। अब इक्वल टू मान लेंगे लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा हो आपको, मैं थोड़ा मिटा दूँ, यहाँ पर मिटा दूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मिटा दूँ। अब L इक्वल टू क्या आ गया 2 लेमडा, M इक्वल टू कितना आ गया माइनस का लेमडा, और N इक्वल टू कितना आ गया 2 लेमडा। इक्वल टू था लेमडा मान लिया, इसके इक्वल लिखेंगे एक बारी लेमडा के बराबर, इसको एक बारी लेमडा के बराबर, इसको एक बारी लेमडा के बराबर, तो LMN का मान आ जाएगा। अब मैं लेमडा मान निकाल दूँ ना तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा हमारे। तो आप एक बताओ, तीनों रिलेशन या कभी भी ना लेमडा मान निकालो और डायरेक्शन रेशियो को साइन दे रखे हो LMN का मान, तो एक ही कंडीशन है, कौन सी, L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या रिलेशन याद है, बस इसके अंदर ये मान पुट कर दो, 4 लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, डायरेक्ट पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया सभी का, ये होगा 4 4 8 1 9 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, और लेमडा स्क्वायर कितना आ गया 1/9 आ गया, और लेमडा का मान कितना आ गया 1/3 आ गया। लेमडा का मान 1/3 है, वो पुट कर दो यहाँ पर उल्टा वापिस, तो यहाँ पर पुट करता हूँ तो 2 बटे लेमडा हो जाएगा, माइनस का लेमडा 2/3, ठीक है। तो क्या हो गया 1/3 पुट कर दिया यहाँ पर, इसके मान 1/3 करें 2/3 हो जाएगा, माइनस का ये होगा, क्या ये सभी क्या आ गया आपके डायरेक्शन रेशियो आ गए, समझ पाए या नहीं पाए, दोबारा देख लो। डायरेक्शन को साइन मान लिए, अब ये है कोई लाइन है, 2 लाइनों को परपेंडिकुलर है, एक लाइन नहीं है 2 लाइन है, तो 2 लाइन है था ना,
तो पहली लाइन की ये होगी परपेंडिकुलर, दूसरी होगी तो ये होगी परपेंडिकुलर। अब ये दोनों परपेंडिकुलर तो इनका रिलेशन क्या होती है, डायरेक्शन रेशियो है डायरेक्शन कोसाइन में। डायरेक्शन कोसाइन दिया तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या होगी, पहले वाले इनका L1 M2 M2 ये हो जाएगी कंडीशन। इसके अंदर इसका तो सेम ही आएंगे दोनों के अंदर, इसके तो L M N मान लिए और इसके तो हमने दे रखे थे, दोनों की गुणा कर दी यहाँ पर एक इक्वेशन, इसके साथ करते दो इक्वेशन, दोनों से क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई से L M N का मान निकाले। लेमडा के अंदर रिलेशन होती है ये, पुट किया तो लेमडा का मान आया, लेमडा का मान वापस पुट किया, ये हमारे क्या आ गया डायरेक्शन कोसाइन आ गए। यही हमने निकालना था। आई बात समझ में या नहीं आई? आप ना लैंग्वेज को पढ़ा करो, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नौवां क्वेश्चन देख लो, क्या देखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए फुट। देखो देखो लैंग्वेज को समझो पहला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से एक पॉइंट है ए, ले जी मैंने दिखा दिया, क्या दे रखा 1 8 और 4। ये देखो इस प्रकार से क्वेश्चन ना बहुत सारे आएंगे इसके अंदर, और ये ना ओनली किससे होंगे, बेसिक से होंगे, आपको पता है ना, वैसे उसके अकॉर्डिंग। तो क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया दोस्तों, उसका क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है। तो कोऑर्डिनेट पूछा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में लिख ही देता हूँ, क्या पूछा इसने, फुट कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मैं उसको डी तो लिखा दूँ, लेट मान लूँ ना, और डी मान लेता हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। डी इज द फुट ऑफ कुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है कहाँ से, फ्रॉम ए से, ए से किस पर है, ऑन। अब देगा वो आगे, उसके ऑन लिख दे, फिर यहाँ पर लिख देंगे ऑन, किस पर है, देखिए पढ़ना है पूरी वैल्यू पढ़ना। ये तो मैंने लिखा है कि हमने निकालना है डी। तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर इसके बाद करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान नहीं दो, ये मैंने कुछ नहीं लिखा अभी तक, यहाँ पर देखो एक बार ध्यान से। तो क्या कहा दोस्तों इसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट मतलब होते हैं इसके पाव, ए के पाव कहाँ पर होंगे, इसके पाव, इसके पाव। अब ये जहाँ पर मिलेगा, जिस वहाँ पर टिकेगा ना, जमीन पर टिकेगा ये, वो जमीन क्या होगी, ये जमीन ये होगी, तो इस पर, तो ये होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको मैंने डी से दिखा दिया, तो लिख दिया, ठीक है। तो इसने क्या दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से ऑन द ज्वाइनिंग द पॉइंट बी सी, ऑन द लाइन, एक लाइन पर दे दिया। तो कोई ए पॉइंट है, इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होंगे, बोले परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पर, धरती पे होगा, और धरती पर कुछ को दिया तो पाएगा। इसने एक लाइन दे दी, क्या, कौन सी, बी सी। अब इनके पॉइंट दे रखे, क्या, इसके पॉइंट दे रखे हैं 0 -11 और 4, और अगले का पॉइंट दे दिया कितना, 2 -3 और 1, ऐसे ही है, दे दिया। इस बी का पॉइंट दे रखा, सी पॉइंट ये दे रखा, डी पॉइंट हमने मान लिया, ये होगा, ठीक है। तो उसने कह दिया कि ए है ना, उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी लाइन पर, बीसी लाइन पर। अब बीसी लाइन पर ए का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, इससे एक लंब डाल देंगे, और किस पर मिलेगा, बीसी पर। ये अब ये डी है ना, ये होगा इसका फुट मतलब पाव। अब ए के पाव कहाँ पर, जमीन पर ही होंगे, आसमान में थोड़ी होंगे। ए के पाव होंगे किस पर, जमीन पर, एक लाइन ले ली बीसी उस पर, तो इसके यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ये जब परपेंडिकुलर है ना, इसका परपेंडिकुलर है ना, लंब डाल दे, उसका क्या होगा, ये पॉइंट है ना, ये पूछ लिया, ये फुट है, इसके पाव है, इसके पाव ये हैं। अब ये पॉइंट निकालना है। अब इसका मान क्या है, क्या मानोगे आप, दे बस डी पॉइंट मान लो। अब डी पॉइंट निकाल लेंगे ना, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो डी पॉइंट का मान अपने आप आ जाएगा, देखो डी पॉइंट है। अब ध्यान से देखना, आप डी का एक्स वाई जेड डी का मान निकालेंगे, आपकी मर्जी, आप मान भी सकते हो, आप एक्स वाई जेड मान लेंगे ना, ले एक्स वाई जेड मान लें, ठीक है, ये मान लिया एक्स वाई जेड। सबसे पहले ये बताओ, ए और बी पॉइंट है इस लाइन की, ठीक है, ये होगा। अब ये बताओ कि यार डी पॉइंट है ना, क्या बी सी को ना इक्वल डिवाइड करेगा, कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा ना, K/1 में डिवाइड करेगा। अब इसको एक बार भूल जाओ, एक यदि पॉइंट निकाले ना, वो सिखाता हूँ, देखो एक सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, इसको छोड़ दो, एक बार भूल जाओ, यहाँ पर ध्यान दो एक बार, सेक्शन फार्मूला वो मैंने अभी करवाया नहीं था, उस पर क्वेश्चन आ गया। ये सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, कोई लाइन है, किसी लाइन पर परपेंडिकुलर, जैसे कोई लाइन है मान ली BC,
और ये मानते हैं एम रेशियो एन के अंदर, ये मान लेते हैं इस प्रकार से। सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा, ये होगा ठीक है, ये एम रेशियो एन में मान लिया, इसका तो बोलो इस प्रकार से, ये एम रेशियो एन में डिवाइड कर दिया, एम इस साइड है इतना और ये एन ये रहा, इसको x1 y1 और z1 लिख दिया पॉइंट, और इस पॉइंट को लिख दिया मैंने क्या x2 y2 और z2, ठीक है, ये पॉइंट हो गए, कॉमा ये बीच में। तो दो पॉइंट थे, एक पॉइंट ये था b, एक पॉइंट था c का मान ये रहा, इसका मान ये रहा, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अब इसका m रेशियो n दे रखा है, ठीक है, तो सेक्शन रेशियो फार्मूला क्या कहता है, अब ये पॉइंट मान लिया मैंने x y z मान लिया, ठीक है। अब ये x y z निकालना है सेक्शन फार्मूला से, ये x y z कैसे निकलता है दोस्तों, x y z ये कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। x y z का मान निकालना है, तो सबसे पहले मैं x1 का मान निकालूं, x1 का मान कैसे आएगा दोस्तों, ये सॉरी x1 नहीं x है, क्योंकि x1 y1 z1 तो ये हो गया, x2 y2 z2 ये हो गया, तो ये x y z है, तो इस x का मान कैसे निकालेगा वो देखते हैं। तो x का मान दोस्तों ऐसे निकलेगा, फार्मूला ये था कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, i के साथ, पहले m की साथ मल्टीप्लाई इसके साथ m x2 प्लस का निशान n की इस साइड उर्ली साइड n की x1 के साथ, और नीचे लिख देंगे m प्लस में n। क्या बात समझ में आई बात समझ में। अब इसी प्रकार यदि मैं y निकालता तो y का मान ले लेंगे, y निकालूंगा तो y का मान कैसे, अब इसको छोड़ देंगे, अब इस साइड m है ना, इसकी मल्टीप्लाई अब की बार इस साइड y के साथ क्रॉस करनी, इसकी इसके साथ उर्ली साइड, और इसकी n की कर देंगे क्या उर्ली साइड 1 के साथ होगी, इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ, नीचे लिख दें m1 प्लस में n1। और इसी प्रकार z का मान निकालना है, अब z का मान निकालेंगे तो क्या होगा, इसको छोड़ देंगे, अब z की करनी है, z ये रहा z ये रहा, अब m के साथ मैंने दादा m के साथ तो इस साइड होगी उर्ली साइड क्रॉस उल्टी, ये इस साइड है ना मैं m, तो इस उर्ली क्रॉस कर देंगे, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, m की किसके साथ होगी z2 के साथ प्लस में, फिर n की z1 के साथ, n की z1 के साथ, नीचे लिख देंगे m1। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये पॉइंट निकालना दोस्तों, ये m रेशियो n में डिवाइड करता है, ये दो पॉइंट दिए हो तो इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। अब ये बताओ इसका कंपेयरिंग करो अब इससे, ये पॉइंट है फोटो परपेंडिकुलर है क्या, यही पॉइंट है ना ये, और मैं इसको एक्स वाई जेड का मान लिया, तो एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड मान ऐसे आएगा, ये में ऐसा ही क्या होगा के रेशियो 1 में मानना है, क्योंकि ना कि एम रेशियो 1 में, ठीक है। अब के का मान आ जाएगा तो सब कुछ बन जाएगा बात, ठीक है। अब ये एम रेशियो 1 नहीं मानना, ये तो फार्मूला था बताया मैंने, लेकिन यदि कोई ऐसा मानेंगे कि ए है वो इसको के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, यदि के का मान आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पर कहीं एम रेशियो एम नहीं मान लेना, क्यों, फिर तो एम और एन दो हो जाएंगे, दो का मान कैसे निकालोगे, के का मान निकाल सकते हो आप ना। तब अब देखो, अब इसको भूल जाओ ऊपर वाले को, बी सी से निकालो और ये डी पॉइंट से, तो क्या निकालेंगे ऑन ए बी सी पर, ये लिख दिया लेट डी द फुट और परपेंडिकुलर फ्रॉम ए है ऑन बी सी पर, ठीक है जी। अब देखो देन तब देखो ये क्या है, ये के डी पॉइंट ये क्या करता है, ये लिख दोगे सपोज मान लिया, सपोज जो डी पॉइंट है ना, डी है पॉइंट, डी है डिवाइड करता है किसको, बी सी को, हाँ किस पर, इन रेशियो के रेशियो 1, के रेशियो 1, ठीक है। सपोज के लिए डी जो पॉइंट है ना वो बी सी लाइन है, उसको क्या करता है के रेशियो 1 में क्या करता है डिवाइड करता है, देन तब क्या होगा, देन हम इसको द कोऑर्डिनेट ऑफ डी की निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ डी कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ डी है ना आर, वो क्या होंगे एक्स वाई जेड होंगे, एक्स वाई जेड ये होंगे, ये कैसे निकालेंगे, आप लिख दोगे एक्स वाई जेड है ना, कितने क्या आएंगे, देखो सबसे पहले मैं एक्स की बात करूँ, एक्स का मान क्या आएगा, डायरेक्ट निकालना ना आप ऐसे ही, पहले एक्स का मान क्या आएगा, देखो
एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो एक्स के साथ करेंगे किसकी, के की करेंगे किसके साथ, अब की बार आ जाओ यहाँ पर एक्स के साथ, इस साइड भी एक्स, ये x1 होगा ये x2 होगा, के की करेंगे इस 2 के साथ, 2k हो जाएगा प्लस में, इसी करेंगे इसके साथ 0 हो जाएगा, k इंटू 0। आई बात समझ या नहीं आई, बटे में क्या लिख देंगे, के रेशो 1 आएगा सभी के नीचे, इसी बात। अब करेंगे y का जिक्र करेंगे, y का जिक्र करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, y लेंगे, ये y है ये ले लेंगे, ये y है ले लेंगे। आई वर्षन में मैंने ब्लैक पेन से ब्लैक मार्कर से दिखा दिया, ये इनकी जिक्र करेंगे। अब k की मल्टीप्लाई उर्ली साइड करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे, बताइए वो आपको, k की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3k हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे होगा k प्लस 1 तो आना ही है इन दोनों का सम। अब जड की बात करेंगे तो जड बड़ा दिखा देंगे, इसके 4 ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे। अब k की मल्टीप्लाई से 1 के साथ प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। अब ये 0 था तो 0 लिख दूँ, ऐसे ही उठा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्या आ गया, ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया ये वाली। अब आपको यदि हम कोई चीज़ मानते हैं ना, जैसे k मान लिया, अब ये k का मान यदि आ गया ना तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यहाँ पर k का मान पुट कर देंगे और ये हमारे क्या कोऑर्डिनेट होंगे डी पॉइंट के। अब इस k का मान निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो ये बताओ, हमने यही सोचना है, यही तो हमारा दिमाग यहाँ पर ही काम करना स्टार्ट करता है, और हमारी यदि पॉइंट क्लियर है ना तो हम निकाल देंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो दोस्तों, अब कैसे निकाल सकते हैं इस k का मान, इस k का मान निकालने के लिए आप यहाँ इस डायग्राम के अंदर देखोगे, अब कोई ये वाली दी है ये ए पॉइंट, इसका कोई यूज़ तो होगा। अब इसका यूज़ क्या है आप बताओ, ए से डी लाइन है, क्या ए से डी लाइन के आप रेशियो डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, ए से डी लाइन के आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, बताओ क्यों निकालो, मैं आपको हम डायरेक्शन रेशियो निकाले क्यों, हर क्यों का आंसर में पता होना चाहिए कि हाँ इस प्रकार निकालें। पहले आप दिमाग में यदि सोचोगे ना कि क्यों निकालें, क्या नहीं करें यार क्या करें, यदि आप ऐसा सोच लिया ना आपने तो आप कर दो क्वेश्चन, ऐसा यदि आप ऐसे चलते रहे ना इसमें आँख में किस प्रकार से तो नहीं होगा। तो देखो मैं तो बताता हूँ, सबसे पहला क्या चीज़ है, यहाँ पर इतना आने के बाद ऐसे सोचो कि यार यह लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो मैं इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लूँ, इसके डायरेक्शन रेशियो तो निकाल ले लिए, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लूँ, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, और दोनों में रिलेशन क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। क्या मान बताओ दो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन ये होगी, क्या यदि इसके डायरेक्शन रेशियो है m1 और c1 है और इसके डायरेक्शन रेशियो है m2 और c2 है, क्या इसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं और इसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, दोनों के अंदर दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है दोस्तों दोनों लाइन, तो रिलेशन क्या होगी, मैंने बताया था यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो रिलेशन क्या होगी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, उनके डायरेक्शन रेशियो में इसके डायरेक्शन रेशियो ये हो गए, इसके डायरेक्शन रेशियो ये हो गए। तो आप सेम क्वेश्चन यही होगा। अब ये बताओ ये लाइन है ए डी लाइन है वो बीसी के क्या है परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन क्या हुआ, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, है ना, उनके रिलेशन क्या होगा, यही होगा क्या, नहीं होगा, यही होगा ना, तो आप निकाल लोगे क्या, तो डायरेक्शन रेशियो डी आर लिख दूं मैं, समझ जाना आप, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए डी क्या क्या हो गए, ए डी लाइन के डायरेक्शन रेशियो, इसमें से ये घटा दूं आर क्या क्या होंगे, x2 में x माइनस का 1 ये घटा दूं, कोमा y में से घटा दूं, कोमा z माइनस का 4 घटा दूं, क्या इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए लाइन एडी के, एडी लाइन के डायरेक्शन रेशियो इसमें से घटा दिया, इसमें से y घटा दिया, इसमें से घटा दिया, यही तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। अब दोस्तों ये बताओ एक्स वाई जेड का मान पता है आपको क्या है, एक्स वाई जेड का मान, एक्स का मान ये रहा, वाई का मान ये रहा, जेड का मान ये रहा, क्या ये मान है इसके, तो एक्स वाई जेड के मान तो आ रहे हैं हमारे ये रहा के अंदर, तो पुट कर दो के का मान, यहाँ पर एक्स का मान पुट करना ये रहा 2k बाई के प्लस 1 माइनस का 1, वाई का मान ये रहा माइनस का 3 माइनस का 1 बाई के प्लस 1 माइनस का 8, और ये रहा के का मान ये रहा के प्लस 4 बाई के प्लस 1 माइनस का 4 ये रहा, पुट कर दिया। अब एलसीएम ले लोगे आप, एलसीएम लोगे यहाँ से, तो एलसीएम लोगे तो देखो ये ऊपर मिटा दूँ, अब
ये मिटो देता हूँ। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हुआ, के प्लस एलसीएम आ गया, यहाँ से ऊपर क्या आ जाएगा 2k, माइनस का था ये यहाँ पर आएगा तो माइनस खोलेंगे अंदर तो माइनस का k और माइनस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस का 3k माइनस का 1 भाई k प्लस 1 है, एलसीएम लेंगे इसका 8 है तो माइनस का इसके माइनस खोलेंगे ब्रैकेट खोल देंगे 8 इसके साथ आ जाएगा, माइनस का 8k माइनस का 8 ये आ जाएगा। और इसी प्रकार से जेड का मान कितना आ जाएगा k प्लस 4 भाई k प्लस 1 तो नीचे आएगा, ऊपर खोलेंगे तो माइनस का 4 ये आ जाएगा, क्या आएगा ना यहाँ पर k माइनस का 4 ये आ गया। थोड़ा इस साइड समझ लेना, ये होगी ब्रैकेट, डायरेक्शन को साइन है तो इसके। अब क्या क्या होगा 2 में से का k माइनस का 1 बाई k प्लस 1, 8 और 3 11 माइनस का 9 बाई k प्लस 1, 4 में से माइनस का 3k इससे कटेगा, ये तो क्या आ गया दोस्तों डायरेक्शन रेशियो आ गया लाइन एडी के आगे। अब बीसी के निकालेंगे, कहाँ से मिटाऊँ अब, ये मिटा दो दोस्तों, ये लाइन और मिटा दी मैंने, ये तो होगी डायरेक्शन रेशियो इसके हो गए, एडी लाइन के और बीसी के निकाल लो ना तो इनमें रिलेशन क्या हुआ a1 a2 b1 b2 c1 c2 0, क्यों दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा डायरेक्शन रेशियो लाइन बीसी, लाइन बीसी की डायरेक्शन रेशियो आर क्या होंगे, इसका 2 में से गया 0 2 हो गया, 2 में से 0 गया यो, और माइनस का 3 में से माइनस का कितना होगा माइनस का 2, और 1 में से 4 का कितना होगा माइनस का 3। नहीं आया समझ में, निकाल के दिखाऊं, 2 में से 0 घटा दिया कॉमा, माइनस का 3 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा ये, और 1 में से 4 घटाएंगे ये। अब इसका 2 आ गया, इसका मान कितना आएगा माइनस का 2, और इसका मान कितना आएगा माइनस का 3, तो ये आ गया इसका। अब इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए, तो रिलेशन क्या होगा दोनों डायरेक्शन रेशियो के अंदर ये बताओ। ये नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इसके अंदर तो हम पुट करेंगे, ये मिटा दूंगा यहाँ से नीचे, दोस्तों इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, मिटाऊंगा नहीं ये, ठीक है। तो यहाँ पर पड़ा है, इसको भूल जाओ। अब यहाँ से यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये सोल्व कर रहा हूँ। अब दोनों क्या है, लाइन एडी है परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है, सिंस ये होगा एडी है लाइन एडी है परपेंडिकुलर टू बीसी के परपेंडिकुलर है, देन तब क्या होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन होती है क्या, आप लिख देना ये पॉइंट एडी लाइन है एडी लाइन बीसी के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, ये रिलेशन होगी। मैं सही याद रखना है, कभी भी ये दोनों दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो ये रिलेशन लगेगी। अब इसके अंदर a1 a2 लिख देना, a1 b1 c1 ये होगा, a2 b2 c2 ये होगा, इन दोनों की गुणा आपस में कर देंगे, 2 इंटू में क्या होगा k प्लस 1 प्लस में माइनस का 2, और क्या लिख देंगे माइनस का 11 माइनस का 9 k प्लस 1 प्लस में क्या होगा माइनस का 3 लिख देंगे, और क्या होगा माइनस का 3 लिख दिया, माइनस का 3k टाइम k प्लस 1, और इजकल टू क्या आएगा 0 बराबर, इजकल टू 0 बराबर आएगा दोस्तों यहाँ पर। अब मैं k प्लस 1 एलसीएम ले लूँ तो 0 हो जाएगा, k प्लस एलसीएम ले लूँ, यहाँ से k प्लस 1 यहाँ पर से k प्लस 1 k से प्लस 1 एलसीएम लिया, 0 के इंटू में लिख दिया। अब 0 के इंटू में जो होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर k प्लस 1 यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 के 0 हो जाएगा, खत्म हो गया तो, है ना। और सभी के नीचे था तो यहाँ पर ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इतना आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2k माइनस का 1 माइनस का 22 प्लस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का फिर हो जाएगा कितना 9 2 18। सोल्व कर लेना आप, k का मान कितना आया इसके अंदर देख नहीं कितना आएगा माइनस का 2। दोस्तों देखो k का मान कितना आएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे माइनस का 2,
यहाँ पर माइनस का 2 पुट कर देंगे, यहाँ पर माइनस का 2 पुट कर देंगे। सॉल्यूशन करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है जी, इसके अंदर पुट करें, सोल्व कर लोगे, 2 दूनी 4, माइनस का 2 से गया माइनस का 1, तो माइनस के 4 आ गया, यहाँ से कितना 4 आ गया, ले सॉल्यूशन। 3 दूनी 6 प्लस का 6, माइनस में से 2 का कितना होगा, माइनस का 1, 6 में से क्या 5, और माइनस का है तो कितना आ जाएगा, थोड़ी गलती होगी 5 ही आएगा ये। ठीक है, देख लेना आप, थोड़ी गलती होगी। 4 में से 2 का 2 प्लस का 2, 2 में से का माइनस का 1, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो कितना आ गया, 4 5 और 2 माइनस का 2, ये क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गए। तो आशा आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो वैसे कुछ बड़ा ऐसे दिख रहा होगा, कुछ नहीं था। अब 10वां 11वां 12वां ना ही छोड़ देना, आगे वाले आप छोड़ देना, प्रोजेक्शन वाले भी छोड़ देना, ये भी छोड़ देना। इन प्रोजेक्शन वाले को छोड़कर एक्सरसाइज के अंदर ना, जो प्रोजेक्शन वाले हैं उसको छोड़कर जो सभी क्वेश्चन है ना, 13 क्वेश्चन है क्या, 13 के 13 क्वेश्चन कर लेना। प्रॉब्लम आए तो बता देना। थैंक यू वेरी मच।